हाँ जी। अच्छा, अब ये सवाल कि इस जंग के पीछे क्या जो दुनिया के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं, चीन और रूस का ब्लॉक और अमेरिका और वेस्ट का ब्लॉक, इस जंग के पीछे वो अवामिल हैं कि एक फरीक जो है वो फ़लस्तीन के साथ है और दूसरा फरीक जो है वो कोई इसराइल के साथ है? तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चीन ने अभी तक इसराइल से ताल्लुकात जो है वो ख़त्म नहीं किए, एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो असला इस्तेमाल हो रहा है उसमें रशिया का असला भी इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरी बात ये कि ईरान के लिए कहा जा रहा है कि ईरान इसकी पुष्ट पर खड़ा है, लेकिन अमेरिका ने फ़लस्तीन इसराइल जंग के इस मरहले पर ईरान के खिलाफ इक्तिसादी नाकाबंदी को कुछ ढीला किया है। इस वजह से ईरान से कई सारे ममालिक ट्रेड कर रहे हैं और ईरान की उनके साथ ट्रेड हो रही है। तो इसमें ब्लॉक वाइज वार की शक्ल नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी वो इसराइल के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनियों के साथ उस तरह कोई नहीं खड़ा। क्यों कि अरब ममालिक तो इसराइल से तकरीबन ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे थे, तो वो तो समझ रहे हैं सऊदी अरब को ख़ास तौर पर नाराज़गी है। अभी वो अपना शर्म छुपाने के लिए बयान वगैरह तो दे दिया है, पाकिस्तान ने भी एक बयान दे दिया है, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि फ़लस्तीनी निहत्ते हैं, कोई उनकी मदद करने वाला तैयार नहीं है, न आलमी तंजीमें, न वो जिनको उम्मत मुसलमा कहा जाता है और वो जो ठेकेदार पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमा का है, न कोई उसकी मदद करने को तैयार है, जबकि इसराइल के साथ वो तमाम उनके ताल्लुकात चल रहे हैं। तीसरा आपका सवाल था कि क्या ये जंग कोई आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है? तो मेरे प्यारे, आलमी जंग इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दो तीन अवामिल हैं। पहली आलमी जंग के नतीजे में सोवियत यूनियन बर्पा हुआ, सोशलिस्ट इनकलाब आया, साम्राज्य की कैंप के लिए एक ऐसा दुश्मन पैदा हुआ उन साम्राज्यी ग्रोह में, साम्राज्यी ममालिक में, जिसने दुनिया की काया पलट दी। दूसरी आलमी जंग के अख्ताम पर दुनिया की आज़ादियों का सिलसिला शुरू हो गया और 45 में जंग ख़त्म हुई। 52-53 तक दुनिया के 117 ममालिक और अक़वाम आज़ाद हो गए। ये उनका खसारा हो गया। फिर तीसरी जंग, आलमी जंग अगर लगती है तो उसके नतीजे में एटमी जंग का ख़तरा भी है और किसी मुल्क के अंदर कम्युनिस्टों के कब्जे का ख़तरा भी है। मिसाल के तौर पर इस वक्त यूनान में कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग पोजीशन में है, पुर्तगाल में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इस वजह से अगर कोई आलमी जंग छिड़ जाती है तो उन ममालिक पर कम्युनिस्ट कब्जा कर सकते हैं। अगर वेनेजुएला जैसे मुल्क पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ज़खायर तेल के जो है वो सोशलिस्टों या कम्युनिस्टों के हाथ आ जाएंगे। इस वजह से तीसरी आलमी जंग का इम्कान नहीं है। दूसरी बात जो अहम है कि इस वक्त दुनिया के ममालिक प्रॉक्सीज के मार्फत लड़ रहे हैं, डायरेक्ट आर्मी नहीं लड़ रही। आपने देखा कि अमेरिका ने मुजाहिदीन, उसके बाद अल-कायदा, बोको हराम, ब्लैक वाटर तो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनी, तालिबान बनाया, ये सारे तंजीमें बनाई। अब बाकायदा जिस तरह रिटायर्ड फौजी हमारे मुल्क के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज बना रहे हैं, इस वक्त अब ममालिक डिफेंस कंपनीज बना रहे हैं। जिस तरह अमेरिका ने ब्लैक वाटर बनाया, जिसका आजकल नाम जी इंटरनेशनल है और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वो मौजूद है। इसी तरह रशिया ने वैगनार बनाया है, वैगनार है जो रशिया ने बनाई है। अब रशिया वैगनार के मार्फत अफ्रीका के कई ममालिक में सोने, तांबे और यूरेनियम की कानों पर कब्जा किए बैठे हुए। इसी तरह अमेरिका जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा किए हुए। तो वो इन प्राइवेट जो डिफेंस आर्मीज बनाई हुई है उनके मार्फत दुनिया पर अपनी अमलदारी कर रहे हैं और जंगें लड़ रहे हैं। अफ्रीका में भी हो रही है, दूसरी रीजन्स में भी हो रही है।
इस वजह से अब पाकिस्तान भी उनसे सीखा है कि पाकिस्तान की ISI जो है वो इस तरह की आर्मीज बना रही है। उन्होंने अराकान साल्वेशन आर्मी बर्मा में बनाई है, यहाँ तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शन बनाए हैं, हिजबुल जिहाद बनाई, अब जो है लश्कर तैयबा है और लश्कर जंग भी है, जैश मोहम्मद है, जमात अल दावा है, इस तरह की बहुत सारी। जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो फिर उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल चेहरा बनाने के लिए कि हम इसको सियासी मेन स्ट्रीम में ले जा रहे हैं, तो जमात अल दावा को उन्होंने मिली मुस्लिम लीग बनाकर पेश किया। तो दुनिया अपने प्रॉक्सीज के मार्फत जंगें लड़ रही है, सामने मुकाबले नहीं हो रहे। हत्ता के इम्कान था कि जनूबी चीनी समंदर में ताइवान के पास जो चाइना के कोई 300 जजायर हैं, सॉरी 150 जो जजायर हैं, उन जजायर पर वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, इन ममालिक का दावा है कि ये हमारे हैं और वो अनडिसाइडेड है। उस पर अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक मुआहदा किया डिफेंस पैक्ट, जिसको कहा जाता है क्वाड। उस क्वाड एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर फौज उनकी खड़ी है जो वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। जब अमेरिकी सेनेट का चेयरमैन वहाँ जा रहा था ताइवान, तो चाइना ने धमकी दी थी कि हम उनको उड़ा देंगे जहाज़ को या ताइवान पर हमला कर देंगे। तो उस वक्त खतरा था कि शायद हो, लेकिन फिर उसमें रशिया और अमेरिका और कुछ यूरोपीय ममालिक बीच में पड़े और वो दौरा भी कैंसिल करा दिया, लिहाजा वो जंग खत्म हो गई। तो इस वजह से तीसरी आलमी जंग के इम्कान भी नजर नहीं आते। इसमें बात करो। हाँ जी, सवाल इसमें हिजबुल्ला जो है, जो आपने कहा हिजबुल्ला दूसरे जो लेबनान के हिजबुल्ला रूजी, वो जो है मौलाना सिस्तानी इराक वाले, उनकी जो मलेशियाएँ हैं वो ईरान ने बनाई है। हिजबुल्ला का अगर आप वो देखेंगे ना तो जी जी उसकी भी कनेक्शन ईरान से है। जी जी और हुज़ीज़ जो हैं यमन वाले, उसकी भी कनेक्शन ईरान से है। जी जी और ये जो अपने मौलाना हैं वहाँ इराक के, जी जी और उसका एक और भी बना बेटा था एक मौलवी का, उसको मार दिया था इसने अमेरिकन ने। जी जी वो मलेशिया भी जो है वो प्रो ईरानी है। तो ईरान का जो इसमें लड़ाई में है वो उनको फ़लस्तीनियों को वो ज़्यादा मदद कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आप हमने देखी हैं इसमें यूट्यूब में कि हिजबुल्ला जो है वो भी साथ साथ माना वो लड़ रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी की हिमायत में। इसमें आप थोड़ा, मेरे ख्याल में हिजबुल्ला इसराइल पर खुद साख्ता अटैक नहीं कर रहे, लेकिन इसराइल ने लेबनान के सरहद पर जो हमले किए हैं या उधर, क्योंकि फ़लस्तीन दो हिस्सों में तकसीम है, एक तरफ दरिया उर्दन का मगरबी किनारा है और दूसरी तरफ है गज़ा, तो बीच में पूरा इसराइल है। तो जब इसराइल ने हमला किया वहाँ पर गरबुल उर्दन में, तो उस वक्त उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन गज़ा के बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर गज़ा के बारे में वो कार्रवाई करते तो आज इस तरह हमास वाला यूनाइटेड फ्रंट इतना वीक ना होता कि वो आके इसराइली फौजें जो है वो वहाँ पर सेंटर ऑफ द सिटी तक पहुँच जाती। अगर आपके कहने के मुताबिक कबूल किया जाए तो दुनिया के अंदर जो कोरिया की जंग थी जो 1945 में 43 में शुरू हुई और अमेरिकन ने जापान के कब्जे के बाद कोरिया पर कब्जा कर लिया, तो पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट वहाँ पहुँचे और किम इल सुंग की क़यादत में अमेरिका के खिलाफ लड़े। फिर यूएनओ बन गया, यूएनओ ने मुदाखलत की, उन्होंने मुज़ाकरात कराए और मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाया कि अमेरिकी फौजें निकल जाती हैं और ये कम्युनिस्ट भी बाहर चले गए। तो कम्युनिस्ट तो चले गए लेकिन अमेरिकन नहीं निकले, उसके नतीजे में कोरिया वो आज तक डिवाइड है। लेकिन दुनिया को नज़र आ रहा था कि पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट जो है वो भर्ती होकर कोरिया में जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त
गजा में जो लड़ाई है उसमें कहीं इस तरह की शक्ल नज़र नहीं आ रही कि वो वहाँ पर करे। मिसाल के तौर पर इस वक्त मिस्र रास्ता बंद किया हुआ है, वहाँ गजा के वासियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। तो मौका तो ये होना चाहिए था कि जिस तरह हुसी हमला कर रहे थे सऊदी अरब पर, इस वक्त मिस्र पर हमला कर देते। नहीं होगा, यानी जंग महदूद होकर गजा में मुर्तकज़ हो। रूसी का मैंने फलस्तीन की खबर में रॉकेट लगाए हैं उन पर, इसराइल पर। हो सकता है, मुझे मेरे इल्म में नहीं। उन्होंने भी वो रॉकेट लगाए हैं इसराइल पर। मेरे इल्म में ये चीज़ें नहीं हैं। हिजबुल्लाह और जी, और कोई दोस्त? भाई साहब आपसे सवाल है। हाँ। आपने बहुत तफसीली जायजे में पेश किया, बड़े हर पहलू की तरफ से। सवाल मेरा ये है कि क्या आपने एक चीज़ क्लियर की कि थर्ड वर्ल्ड वार या अदरवाइज नहीं हो सकती, आपने ये चीज़ क्लियर की अपने बेस। चले वो एक बेस अलग है, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि दुनिया या इसराइल अमेरिकन जो एक अपना ब्लॉक बना के और ये सारी जंग का एक माहौल तैयार कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ, क्या उसमें वो कोई जदीद वार का कोई उनके पास कोई ऐसा क्या कहते हैं कोई तरीक़ेकार है, या वो एडाप्ट भी कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास आजकल एक वार के ज़रूरी तो नहीं है कि एक ग्रुप्स और मिलिट्री ग्रुप्स के थ्रू वार लड़ी जाए, इकोनॉमिकली जिस तरह आजकल क्राइस आ जाता है या कोरोना की जिस तरह पोजीशन हमारे पास आ गई दुनिया के अंदर, तो इस तरीके की कोई जदीद वार या नस्ल कशी के हवाले से कुछ ऐसा भी मुमकिन है? यानी आपका मकसद ये है कि रवायती जंग से हटकर कोई गैर रवायती जंग का फिनोमेना तो सामने नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़लस्तीनियों ने जो जंग की है वो गैर रवायती जंग है, क्योंकि उन्होंने एक जहाँ पर उन्होंने खारदार तारे लगाई हुई है, दूसरी साइड जहाँ पर उन्होंने दीवार बनाई हुई है उसको फलांगा है, दूसरी तरफ वो सुरंगें जो उन्होंने नीचे बिछाई है और बीच में जाके निकले हैं इसराइल में, वो काम किया है, तीसरा समंदर से आके उन्होंने अटैक किया है। तो इस वजह से जंग का ये तरीका तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका हो, मिसाल के तौर पर आप कहें कि वायरोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाए और उसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल जो है वहाँ पर कोई वायरस फैला दे, हमें फिलहाल तो पोजीशन ये नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये सिचुएशन है, ये मुमकिन हो सकता है, मुमकिन नहीं लगता, फिलहाल मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वायरोलॉजिकल वार रुकती नहीं है, जैसे एटॉमिक वार नहीं रुकती। मिसाल के तौर पर अभी ताज़ा एक बुक आई है, उसके मुताबिक ये जो आलूदगी फैली है फ़िज़ा में, उसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, उसका वजह यह है कि अमेरिका ने खला में एटमी तजर्बात किए। पानी जो आलूदा हुआ है और जिसके नतीजे में मछलियाँ मर रही हैं, आबी परिंदे मर रहे हैं, उसकी वजह उसमें बताई गई है कि अमेरिका ने समंदर के तहों के अंदर गहराई में वहाँ जाके एटमी तजर्बात किए हैं, जिसके नतीजे में ये हुआ है। और इसी तरह अमेरिका और कई सारे ममालिक में जो है वो बायोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पर ये वेपन्स तैयार हो रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारी एक तंजीम भी है, कम्युनिस्ट पार्टी उसका हिस्सा है, जो अवेयरनेस फैलाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही है। लेकिन फ़िलहाल ये नज़र नहीं आता क्योंकि गजा का टुकड़ा थोड़ा है। अच्छा, इस तरफ इसराइल बिल्कुल साथ ही उनकी बस्तियाँ हैं, इस तरफ जो है वो मिस्र है। अगर यानी दो तरफ से इसराइल, तीसरी तरफ से मिस्र, चौथी तरफ से समंदर, तो इसकी अगर कोई बायोलॉजिकल या वायरोलॉजिकल अटैक हुआ तो उसके असरात बराबर में फैल जाएंगे, इस वजह से उसके इम्कान नजर नहीं। मेरा भी एक सवाल है, वो ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि कम्युनिस्ट जो धड़े हैं पूरी दुनिया में, अगर वर्ल्ड वॉर 3 लगती है तो वो धड़े मजबूत हो जाएंगे, वेनेजुला में हम ज़खायर पर कब्ज़ा कर लेंगे या
आपने कहा एक और नाम लिया आपने, वहाँ पे कब्जा कर लेंगे। पोर्चुगल। हाँ, पोर्तुगल। एक तो सवाल ये है कि मेरा ये धड़े कैसे मजबूत है। हम चूँकि कम्युनिस्ट का जब भी जिक्र आता है तो हम रशिया की तरफ देखते हैं। एक तो पहले रशिया की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि कम्युनिज्म पर रशिया का स्टैंड क्या है, पहली ये। दूसरा ये कि कम्युनिस्ट नैरेटिव से इसराइल और फ़लस्तीन का सलूशन क्या है। मसले तो हम समझते हैं कि आप इसकी मजम्मत करते हैं कि हम इसराइल को टेररिस्ट समझते हैं, फ़लस्तीनियों के हामी हैं, लेकिन कम्युनिस्ट इसका सलूशन क्या देते हैं। और कम्युनिस्ट के फ्यूचर पर भी सवाल होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त कम्युनिस्ट पोजीशन क्या है, कितने ममालिक में वो एक्टिव है। क्योंकि हम इस वक्त जो देखते हैं कि कम्युनिस्ट सिर्फ ड्राइंग रूम तक महदूद हो चुका है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, वो चाहे लाहौर के कुछ ड्राइंग रूम्स हो या कराची के कुछ ड्राइंग। ये कम्युनिस्ट कब मेन स्ट्रीम सियासत में, या मैं ये कहूँ कि ग्रास रूट सियासत में कब एक्टिव होंगे, या हम इंतज़ार करें कोई इनकलाब बर्पा होगा फिर से। ये मेरे 3 सवाल। 5-6 सवाल। हाँ, मैं थैंक यू। सवालों का गुलदस्ता है और हर एक फूल अच्छा है। तो सबसे पहला हम फ़लस्तीन को लेते हैं जी। कि कम्युनिस्टों के पास फ़लस्तीन के और इसराइल के तनाज़े का हल क्या है। इसका हल जो फ़लस्तीनी तय करते हैं, फ़लस्तीन के कम्युनिस्ट, फ़लस्तीन के तरक्की पसंद, फ़लस्तीन के सेकुलर कुव्वतें जो तय करती हैं वो ये है कि फ़लस्तीन यूनाइट होना चाहिए, उसका नाम फ़लस्तीन होना चाहिए, उसमें यहूदी भी रहें, उसमें मुसलमान भी रहें, उसमें ईसाई भी रहें, उसमें अरब भी रहें, उसमें ज्यूज भी रहें, और उनकी इबादत गाहें अगर मुश्तरका हैं तो दिन मुख्तस होने चाहिए कि जुम्मे के दिन अगर मुसलमान जाएंगे तो इतवार के दिन क्रिश्चियन जाएंगे, और जो ज्यूज का दिन है उस दिन हो जाएंगे। अगर उनके मुख्तलिफ हैं तो उनको आज़ादी होनी चाहिए अपने अपने अंदाज से इबादत करने की। तो हम कम्युनिस्टों के पास इंटरनेशनल, अभी हमारी मीटिंग हुई तुर्की में, वहाँ पर यही रेजोल्यूशन पास किया गया है कि फ़लस्तीन को यूनाइट किया जाए, फ़लस्तीन नाम होना चाहिए, और वहाँ पर बगैर रंग, नस्ल, जिन्स, मज़हब, कौम के सब मुतहदा तौर पर उस मुल्क के अंदर रहें। ठीक है। अब रहा सवाल कि दुनिया के अंदर कितने ममालिक में कम्युनिस्ट पार्टियाँ ताकतवर हैं। तो हम पाकिस्तान में देखकर हम ये तय नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी भी दुनिया के किसी मुल्क में सिंध की तरह ताकतवर है, जिस तरह यहाँ पीपल्स पार्टी ताकतवर है। मिसाल यूनान में, पुर्तगाल में, वेनेजुएला में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह बोलिविया में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, अर्जेंटीना में बहुत स्ट्रांग है, कई सारे ममालिक में कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है। कई ममालिक में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में भी है, और कई ममालिक में कम्युनिस्ट पार्टी कोalition गवर्नमेंट है। मैंने जो कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में साम्राज्य और सरमायादारी को ये खतरा है कि कहीं पहली आलमी जंग की तरह, जिस तरह रशिया पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था, इस तरह न कर ले। तो जब दुनिया के ममालिक जंग में जाते हैं तो मुआशी दिवालियापन का शिकार होते हैं, अवाम अपने हुक्मरानों से बेइंतहा तंग हो जाते हैं। और उस वक्त कम्युनिस्टों की अगर तंजीम एक्टिव हो और मास लेवल पर उनका इन्फ्लुएंस हो तो वो इक़्तिदार पर कब्जा कर सकती है। बिला शक उसकी पार्लियामेंट में एक भी सीट न। जिस तरह रशिया में 1917 में जो इनकलाब आया तो उस वक्त दूमा में कम्युनिस्ट पार्टी की, लेनिन की पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, लेकिन इनकलाब कर लिया। ठीक। अच्छा, आपका सवाल कि कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में ड्राइंग रूम्स तक मौजूद है या कम्युनिस्ट ड्राइंग रूम तक मौजूद है, तो एक तो वजाहत ये करूं कि हर एक लेफ्ट को कम्युनिस्ट न समझा जाए। ठीक है। एक होता है तरक्की पसंद, जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, दूसरा होता है लेफ्टिस्ट, बाएं बाजू, तीसरा होता है कम्युनिस्ट। ठीक है। तरक्की पसंद हर वो आदमी
जो नई सोच को तस्लीम करे, पुरानी सोच को रद्द करे, और मजहबों की तरफ उनका रवैया रवादारी का, वो तरक्की पसंद है। और इस तरह की सोच साइंसी इजादात, फिक्री इजादात, फलसफे की इजादात को कबूल करे और उसके नतीजे में उसकी तरवीज करे, उसे कबूल करे। हाँ, उसके लिए सियासी जदोजहद करे या न करे वो अलग सवाल है। सही है। उसे तरक्की पसंद कहा है। बायां बाजू उसे कहा जाता है जो तरक्की पसंद तो हो, लेकिन ये जो मौजूद सियासी, माशी, समाजी निज़ाम है, इसके खिलाफ और इसको तोड़ने की कोशिश करे, इसे गिराने की कोशिश करे, उसे बायां बाजू कहा जाता है। कम्युनिस्ट उसको कहा जाता है जो तरक्की पसंद भी हो, बायां बाजू भी हो, लेकिन इस निज़ाम को तोड़कर क्या निज़ाम तामीर करेंगे, उसका मुकम्मल मंसूबा खाका हो, उसे कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो इस मुल्क के अंदर इनकलाब के ज़रिए निज़ाम को तोड़कर नए निज़ाम की तामीर, वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के पास एक वाज़ेह खाका प्रोग्राम है जो हम रिटर्न में लोगों को दे चुके हैं। बाकी पार्टियां बाएं बाजू की पार्टियां हैं, तरक्की पसंद पार्टियां हैं, उनको कम्युनिस्ट समझकर आपका ये जुमला नहीं होना चाहिए कि कम्युनिस्ट जो है वो ड्राइंग रूमों में बैठे। अच्छा, अब सवाल कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ही वाकई ये कम्युनिस्ट हैं जो आपका सवाल है, तो कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जिसको पाकिस्तान के किसी दौर में भी काम करने नहीं दिया गया। और इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों ने जब ये हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे थे, तो एक बंदा था जिसको फांसी देकर बताया नहीं कि दफन कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी, जुडिशियल किलिंग थी। एक अदालत बैठी, उन्होंने पीर पगारों को सजा दी और फांसी की। लेकिन इस मुल्क के अंदर हमारे दो साथी एक्स्ट्रा जुडिशियल, जिनका कोई ट्रायल नहीं हुआ, पकड़ के तशद्दुद करके मार दिया। एक की जो है वो हमें खबर भी नहीं कि उसको कहाँ दफन किया है, कामरेड हसन नासर। कामरेड नज़ीर अब्बासी को शहीद कर दिया, वो मैयत भी हवाले नहीं की, उन फौजियों ने जाके उसे दफन किया। इन हालात से गुजर कर उसके बावजूद सिंध हारी कमेटी के प्लेटफॉर्म से, ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म से, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म से, इस तरह प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ती आ रही है, अब भी मौजूद है। अभी हमने 2022 में पूरे पाकिस्तान की बाएं बाजू की कुव्वतों की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, लेफ्ट अल्टरनेट कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने चार्टर दिया। ये अलग सवाल है कि कुछ पार्टियां हमारी उस मूव को काउंटर करती हैं, वो उसे नाकाम बनाने की कोशिश करती है, इसीलिए। और अब भी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। बिल्कुल। वो अवाम के सरमाए से बने हुए असासे हैं। अवाम उनको अपना असासा क्यों नहीं समझता, वो सरकार समझता है। वो ये नहीं समझता कि ये जिनको हम सरकारी असासे कहते हैं, ये मेरी टैक्स से बने हैं, क्योंकि उनसे अवाम को कभी फ़ायदा मिला नहीं, इस वजह से वो समझते हमारे नहीं, ये सरकार के, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब तो ज़मीन प्राइवेटाइज होने जा रही है। 40 लाख एकड़ पाकिस्तान के, वो जंगल जो है सऊदी अरब और अरब इमारात के शयूख और बादशाहों के साथ मिलकर वो ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग के तहत कब्जा करने जा रहे हैं। और वो सिंध की 13 लाख एकड़ ज़मीन उसमें जा रही है। अब सिंध में सरकारी ज़मीन तो बची ही नहीं है, या तो बची है पहाड़ों में या बची है बिटों में, एग्रीकल्चर के काबिल रही नहीं, बची नहीं। अगर कोई 2-3 लाख एकड़ है भी तो उसमें 13 लाख पूरे नहीं होते। तो 13 लाख हासिल करने के लिए जो जनरलों को ज़मीनें इनाम में मिली थी, वो उन्होंने आबाद की या न की, फरोख्त कर दी।
आज वहाँ पर तीसरी चौथी चौथी पुश्त जो है सिविलियन लोगों की वहाँ पर ज़मीन पर मालिक है, उनका मंसूबा है कि इनको खाली कराया जाए। और ये माड़ी जलबानी का जो वाक़या हुआ था, इसी तरह के वाक़े रिपीट होने की तरफ जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तैयारी कर रही है कि इसके खिलाफ भी हम मुहब्बे वतन कुव्वतों को, लेफ्ट की कुव्वतों को, तरक्की पसंद कुव्वतों को इकट्ठा करके स्ट्रगल करें। तो जो बसात है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर मीडिया पर कितना कब्जा है वो आपको बता दें। बिल्कुल। तो इस वजह से वो चीज़ें हाईलाइट में। जी थैंक यू। अच्छा, नहीं आपने पता नहीं सवाल का जवाब नहीं दे नहीं, सका, आपने नहीं दे बिल्कुल अच्छा सका। दिया। ये आपने आखिरी जो पॉइंट मेंशन किया ना, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये कैसे निचकारी होती जा रही है 13 लाख ज़मीन? ये कोई मंसूबा है, क्या नाम है इसका? ये मुझे इसको समझ नहीं। ये हमारे पाकिस्तानी फौज के तरफ से एक मंसूबा दिया गया है कि पाकिस्तान में कारपोरेट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए 40 लाख एकड़ ज़मीन हासिल की जाएगी, जिसके लिए इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर के दौर में वो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आबादगारों किसानों को बुलाया गया था और वहाँ पर पूरा खाका फ्लोट किया गया। इस पर मुख्तलिफ राइटर्स के अखबारों में राइटअप भी आए हैं, कॉलम भी आए हैं, और एक आध चैनल पर इस पर डिबेट भी हुई। जी कामिल, आपको सवाल था जी। बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पे आते हैं जो आज असल हमारा मौजूद है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। आपको याद होगा गुज़िश्ता 2-3 साल कबल 2020 में ही अमेरिका ने जो है वो, उस वक्त ट्रम्प की हुकूमत थी, तो